एबीपी न्यूज के खास शो विश्व विजेता में आपका स्वागत है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज रहे आशीष नेहरा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। 2003, 2011 ये दो विश्व कप जिसमें टीम इंडिया के लिए कई मुकाबलों के अंदर जीत में अहम भूमिका आशीष नेहरा ने निभाई है। आशीष, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी जीएस विवेक। तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान को विश्व कप के पहले मैच में हरा दिया, लेकिन आगे टीम इंडिया के लिए अब चुनौती बढ़ी है और अगली लड़ाई 22 फरवरी को होगी। सामने होगी दक्षिण अफ्रीका की खतरनाक टीम। हमारे गेंदबाज इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे बताएंगे हमें आशीष नेहरा। लेकिन पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए आप। Yes, a huge win here by 6 wickets for India and the new champions are crowned. विश्व विजेता आशीष नेहरा। Surely will be called by Sachin Tendulkar. तस्वीरें 2011 विश्व कप की है, जब भारत के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने इंडियन टीम को चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाया। पाकिस्तान के खिलाफ करो या मरो की टक्कर में नेहरा ने शानदार गेंदबाजी की। सेमीफाइनल की जंग में नेहरा ने 10 ओवर में सिर्फ 33 रन देकर 2 विकेट लिए। हालांकि विश्व कप के फाइनल में चोट की वजह से नेहरा नहीं खेल पाए, लेकिन अगर टीम फाइनल में पहुंची तो नेहरा का उसमें बड़ा रोल रहा। 2003 विश्व कप में फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा रोल। आशीष नेहरा 2003 विश्व कप में छाए रहे। इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी टक्कर में नेहरा ने 6 विकेट लिए और भारत को आसानी से क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर नेहरा ने 6 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। ये उनके करियर का भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बन गया। That is a record for any Indian player in world cricket. 2 विश्व कप में आशीष नेहरा ने 12 मैच में 18 विकेट लिए, 4.4 के बेहतरीन इकोनॉमी रेट से। इसके अलावा भारत के लिए खेलते हुए 120 वनडे में नेहरा के नाम 157 विकेट हैं। भारत को कई यादगार जीत दिला चुके आशीष नेहरा आज एबीपी न्यूज पर भारत के गेंदबाजों को विश्व कप में जीत के गुर बताएंगे। साथ ही नेहरा बताएंगे भारत के विश्व विजेता बनने की कहानी। जी, तो ये शानदार रिकॉर्ड आशीष नेहरा का आपने देखा। आशीष, मिस कर रहे हैं इस बार वर्ल्ड कप के मुकाबलों में हिस्सा ना ले पाना? बिल्कुल। कोई भी हर खिलाड़ी का सपना होता है वर्ल्ड कप खेलना। भगवान की दया से मेरा वो सपना पूरा हुआ था। पर अगर आप जितने ज़्यादा इंडिया के लिए मैचेस खेलने को मिले, जितना ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने को मिले, हर खिलाड़ी चाहता है वर्ल्ड कप खेलना। तो 2011 में 28 साल के बाद आप लोगों ने एक कारनामा कर दिया, देश में खुशी की लहर दौड़ गई। आप किस तरीके से याद करते हैं उन पलों को? नहीं, बिल्कुल, मेरे को तो आज भी ऐसा लगता है कि वो कल की बात है कि 4 साल हो गए उस बात को। वो कभी ना भुलाने वाले पल हैं कि वर्ल्ड कप जीतना 28 साल के बाद जीतो, चाहे आप हर 4 साल बाद जीतो, आप जितनी बार जीतो उतना ही बार कम है। तो वो मेरे को ऐसा लगता है। मुझे आज भी याद है कि हम वानखेड़े स्टेडियम में वो फाइनल खेल रहे थे और मैं पूरी रात सोया नहीं। मेरे को इतनी खुशी थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उस मैच का कोई पॉइंट जब आपको लगा कि हाँ अब मैच हमारी मुट्ठी में आ गया है पूरी तरीके से? देखिए, ऐसा तो कहना मुश्किल है कि 50 ओवर का मैच है, पर हाँ, मुझे याद है जब MS धोनी अंदर गए, युवराज सिंह से पहले वो बैटिंग करने गए थे। जितना हर क्रिकेटर को एक, जैसे आपने पूछा कि आपको कभी ऐसा लगा, तो अगर आपको 25 बॉल में 10 रन चाहिए, 5 रन चाहिए, 5 विकेट है, तब तो हर कोई बता सकता है। पर मेरे को जिस टाइम MS धोनी खुद 30-35 रन पे पहुंच गए थे, उस टाइम मेरे को लग रहा था 99%, 100% तो क्रिकेट में कोई चीज़ नहीं होती कि हम ये मैच जीत गए हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ उससे पहले जो मुकाबला था जिसमें आपने जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करके दिखाया था, तो वो मतलब क्या कुछ सोच कर गए थे कि ये बहुत अहम मुकाबला है, मुझे इस तरीके से गेंदबाजी करनी है? नहीं, देखिए, वर्ल्ड कप में जिस तरीके का फॉर्मेट है, एक बार आप क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, उसके बाद तो हर मुकाबला अहम मुकाबला हो जाता है, क्योंकि ये नॉकआउट स्टेज होती है। तो वो पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मोहाली में बहुत बड़ा मैच था और स्पेशली मेरे लिए, जैसे आपने पूछा, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहा था थोड़ा इंजरी से, इन एंड आउट, उससे वो 1 महीना मेरे लिए इतना अच्छा नहीं रहा। तो मैं कम बैक कर रहा था 2 मैच के गैप के बाद, तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और हमने 265 रन बनाए थे, जो कि उतना बड़ा लक्ष्य नहीं था। एक टाइम पे जैसे वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने शुरुआत करी थी, ऐसा लग रहा था कि 350-360 रन बनेंगे, जो इन द एंड सिर्फ 260-265 रन बने, जो कि वनडे क्रिकेट में आज की डेट में बड़ा मॉडरेट स्कोर है। तो वो बॉलर्स पे प्रेशर जरूर था, पर जिस तरीके से हर गेंदबाज ने उस दिन प्रदर्शन किया वो काफ़ी काबिल तारीफ था।
बट आशीष, आपने 2011 विश्व कप में जो काम किया वो बहुत आसान काम नहीं था। आपने अपने 10 में से तकरीबन 7 ओवर आपने पावर प्ले पर डाला, पहले पावर प्ले पे, नहीं तो बैटिंग पावर प्ले पे, नहीं तो बॉलिंग पावर प्ले पे, नहीं तो आखिरी के 5-10 ओवरों में। तो कितना थैंकलेस जॉब होता है आखिरी में बॉल डालना, और सिर्फ क्योंकि बॉलर को अक्सर हम सिर्फ विकेटों से आंकते हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। मतलब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में नहीं, उससे पहले भी मैं जितना भी कमबैक के बाद या उससे पहले भी खेला हूँ, मैं हमेशा ऐसा बॉलर रहा हूँ कि जो अब फ्रंट या डेथ में बॉलिंग कर रही है, स्लॉग ओवर्स में या पावर प्लेस में। पर मैंने वो चैलेंज हमेशा एंजॉय किया है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे को, और ये अगर आप एक कैप्टन के नज़रिए से भी देखें, कप्तान के नज़रिए से देखें, वो भी अपने उसी गेंदबाज को पावर प्ले में शुरू में या मुश्किल सिचुएशन में बॉलिंग कराता है जिसको पता है कि ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, पर मैं हमेशा मानता हूँ अपने आप को कि मैं मेंटली बड़ा स्ट्रांग रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो टाइम। और जब बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, अब हमें इस जिम्मेदारी पर खरा भी उतरना है, मतलब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, बिल्कुल, अगर बीइंग ए सीनियर प्लेयर आपके ऊपर हमेशा जिम्मेदारी रहती है, और वो जिम्मेदारी को आप अगर किसी भी तरीके से ले सकते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके उसको दबाव भी ले सकते हैं, मैंने हमेशा उसे चैलेंज के तरीके से लिया और हमेशा सक्सेसफुल हुआ हूं। जी, तो आइए जरा एक नजर डाल लेते हैं। अब आशीष नेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल टीम इंडिया के गेंदबाज बार बार सवालों में घिरते हैं। कहा यह जाता है बार बार कि देखिए, कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जो गेंदबाजी है वो पूरी टीम के लिए एक कमजोर कड़ी साबित होती है। हालांकि पिछला मुकाबला वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, वहां पर टीम के गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया और नतीजा ये कि बड़ी जीत पाकिस्तान पर हमने दर्ज की, और वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान के खिलाफ जीतकर छक्का जड़ दिया। तो जरा भारतीय गेंदबाजों पर पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद बातचीत का सिलसिला आशीष नेहरा के साथ जारी है। विश्व कप का सबसे बड़ा मुकाबला टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम कर लिया, लेकिन भारत की असली परीक्षा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली है। This game was a fantastic game for us, as far as the bowling, batting and the fielding department is concerned, but this can be a benchmark. In the coming games, we'll be playing tougher sides and, hopefully we'll be able to replicate the performances. धोनी का कहना सही भी है, दक्षिण अफ्रीका को हम कम कर नहीं आंक सकते। ये वही टीम है जिसने इस विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी 10 ओवरों में 146 रन ठोक डाले थे। ऐसे में भारत की गेंदबाजी पर खतरा मंडरा रहा है। सबसे अनुभवी ईशांत शर्मा खराब फिटनेस की वजह से देश लौट चुके हैं। बाकी जितने खिलाड़ी हैं उन्होंने 50 वनडे भी नहीं खेले हैं। मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने अब तक 41 वनडे खेले हैं, तो भुवनेश्वर कुमार ने 44 मैच खेले हैं। मोहित शर्मा के खाते में सिर्फ 13 वनडे हैं। भुवनेश्वर की फिटनेस पर सवाल उठे तो धवल कुलकर्णी को ऑस्ट्रेलिया में रोक लिया गया, लेकिन धवल के पास भी सिर्फ 4 वनडे का अनुभव है। अब ऐसे में सारी जिम्मेदारी आती है मोहम्मद शमी और उमेश यादव पर। शमी और उमेश को वही भूमिका निभानी है जो जहीर खान और आशीष नेहरा निभाते थे। जहीर और आशीष पुरानी और नई दोनों गेंदों से अच्छी गेंदबाजी कर लेते थे। शमी ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने 9 ओवर में 1 मेडन के साथ 35 रन दिए और 4 विकेट लिए। उमेश थोड़े महंगे साबित हुए थे। उन्होंने 10 ओवर में 50 रन दिए और 1 मेडन ओवर के साथ 2 विकेट लिए। शमी और उमेश के बाद मोहित शर्मा से भी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हरियाणा के इस तेज गेंदबाज ने 9 ओवर में सिर्फ 35 रन देकर 2 विकेट लिए। मोहित से उम्मीद होगी कि वो इस प्रदर्शन को आगे भी जारी रखें। स्पिन की सारी जिम्मेदारी अभी आर अश्विन के कंधों पर है। अश्विन 2011 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा भी थे। पाकिस्तान के खिलाफ अश्विन ने जब शुरुआती ओवर किए तब स्कोर बोर्ड पर क्या दिख रहा था देखिए। 3 ओवर 2 मेडन 5 रन और 1 विकेट। बाद में इनकी धुनाई हो गई और इनका फाइनल फिगर हो गया 8 ओवर में 3 मेडन 41 रन और 1 विकेट। अश्विन के अलावा जाडेजा पर भी धोनी को भरोसा है। इसी भरोसे की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ जाडेजा ने 10 ओवर की गेंदबाजी की। हालांकि उन्होंने 56 रन दे दिए और सिर्फ उमर अकमल का विकेट मिला। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका को परेशान करने के लिए जाडेजा को अपने तरकश से खास तीर निकालने की जरूरत होगी। जी आशीष, तो आप टीम इंडिया की गेंदबाजी में कितना दम देख रहे हैं इस बार 2015 वर्ल्ड कप में? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बोल दूं, आपने बोला कि कमजोर गेंदबाजी की एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी लोग हैं, आप शामी अहमद ले लीजिए, उमेश यादव ले लीजिए, ये 30-40 वनडे खेल चुके हैं, 2-2, 3-3 साल से खेल रहे हैं। बड़े लोग मेरे को ये भी बोल रहे हैं कि इन एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है कि पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो
हर बार ऐसा नहीं होगा आपके पास कि 5 में से 4 गेंदबाज ऐसे होंगे जो दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे, और ये भी नहीं होगा कि जो तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हो या चौथा खेल रहे हो तो आप पक्का वर्ल्ड कप जीतेंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये जरूर पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, पर पिछले 2-2, 3-3 साल से खेल रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि ये कोई इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। और हमारे लिए जो फ़ायदे की बात है, बिल्कुल ये अलग चीज़ है कि हम, वो पहले टेस्ट क्रिकेट थी, पर हम ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2-3 महीने से हैं, और हमारे को बीच में जो गैप भी मिला है कि पिछले 2-3 हफ्ते रेस्ट मिला है, तो उसका जरूर फ़ायदा होगा कि आपको कंडीशंस का पता है। तो ये सब बॉलर्स को ज़्यादा, जैसे जैसे आप खेलते जाएंगे आप बेटर होते जाएंगे। और वो आपने अगर देखा पाकिस्तान के खिलाफ, अगर आपने मैच देखा तो उससे आप लगा सकते हैं अनुमान कि कितना फर्क पड़ा है गेंदबाजी में। नहीं, बस एक पाकिस्तान के खिलाफ छोड़ दीजिए, उससे पहले हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, ट्राई सीरीज में इंग्लैंड भी, कैसे हम बिखर के रखे गए, मतलब गेंदबाजी बिल्कुल इनइफेक्टिव लग रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी हमें उम्मीदें थी वैसा नहीं हुआ टेस्ट क्रिकेट में या वनडे में, पर धीरे धीरे टीम को थोड़ा सा एक साथ सेटल होने में टाइम लगता है कि, और MS धोनी के लिए भी ये टूर आसान नहीं रहा है पिछले 2-3 महीने से। कि अगर आप देखें कि बहुत सारे जो गेंदबाज हैं इंजर्ड हुए हैं, कि अब जैसे ईशांत शर्मा वापस आ गए, भुवनेश्वर कुमार अभी तक सिर्फ 1 या 2 मैच खेले हैं पिछले 3 महीने में, तो वो अगर आप सेलेक्टर की जगह हो या MS धोनी की जगह हो, किसी की भी जगह हो, आपके लिए आसान नहीं है। ये आपके पास अभी बेस्ट आपके रिसोर्सेज हैं, जो 5 या 6 गेंदबाज हैं, तो आपने उनसे बेस्ट लेना है। और MS धोनी, मैंने जब भी देखा है, मैं उनके साथ खेला भी हूँ, उनके अंडर खेला हूँ, कि वो अपने गेंदबाजों से, अपने प्लेयरों से बेस्ट लेने में काफ़ी माहिर हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी टूर्नामेंट बहुत लंबा है, ज़्यादातर सब आशा कर रहे हैं, हम भी आशा कर रहे हैं कि जिस तरीके का फॉर्मेट है कि हम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे जरूर, तो तब तक गेंदबाजों को और अभी 3-4-5 मैच मिलेंगे सेटल होने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि डे बाय डे वो बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे। पर आशीष, आपने बात कही कि चलो इनएक्सपीरियंस है जरूर, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है ना कि वो इनकंसिस्टेंट है, एक मैच में बहुत ज्यादा अच्छा लगते हैं और अगले मैच में बिल्कुल ही बेकार, तो ऊपर नीचे वहां पर दिक्कत आती है टीम को। नहीं, बिल्कुल, देखिए, और गेंदबाजी ऐसी चीज है कि आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास 60 गेंदें हैं। बैट्समैन आपको दिखेगा कभी कभार कि 2 इनिंग फ्लॉप हो जाती हैं, तो और आपके पास बल्लेबाज, गेंदबाज वही 4 गेंदबाज खेलेंगे, तो बड़ा जरूरी है हर गेंदबाज के लिए अपने गेम के टॉप पे रहना। और सबसे अच्छी बात जो पिछले मैच में मैं ये जरूर कहूँगा कि हमने 5 बॉलर्स के साथ खेले, क्योंकि अभी आप जैसे रूल देख रहे हैं कि दोनों तरफ से नई गेंदें हैं, 5 फील्डर सर्कल के अंदर है, तो गेंदबाजों के लिए वैसे ही जो माहिर गेंदबाज, जिन्हें आप कह लीजिए कि जो पिछले 2-2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, चाहे वो डेल स्टेन हो, चाहे मिचेल जॉनसन हो, उनके लिए भी आसान नहीं होगा। जिस दिन चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं उस दिन ठीक है, पर जैसे जैसे डेथ ओवर्स होंगे, कि आजकल 335-340 टीमें आराम से बना रही हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड में भी। अगर यही वर्ल्ड कप इंडिया में हो, दो तरफ से नई गेंदें, तो 370-75 भी बन सकता है। तो गेंदबाजों के लिए ये आसान नहीं है, पर जैसे विवेक ने बोला कि थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहे हैं, पर मैं अभी भी ये देख रहा हूँ कि आगे हमारे पास 3-4 मैच हैं, तो हमारे को टाइम मिलेगा। भुवनेश्वर कुमार भी फिट होके आएंगे, तो वैसे ये पिछला जो मुकाबला हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, एक तो इनकंसिस्टेंसी, इसी वजह से वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए और लाइन लेंथ मेंटेन करने के लिए क्रॉस सीम बॉल बहुत डाली जा रही है, इसकी वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, वो तो हर गेंदबाज का अपना अलग तरीका है, और गेम का डिपेंड करता है कि उस टाइम सिचुएशन भी क्या है। वही गेंदबाज बता सकते हैं कि मैं अलग तरीके का गेंदबाज हूँ, जहीर खान अलग है, मुनफ पटेल पिछले वर्ल्ड कप में, जो सब अलग तरीके के गेंदबाज हैं। हर गेंदबाज को ये जानना होगा कि कौन सी लेंथ मेरे लिए बेहतर है, और ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि कप्तान आपको किस टाइम बॉलिंग देते हैं। तो वो सब चीज़ें, मतलब 10 लोग बात करेंगे, आपको 10 डिफरेंट तरीके के कोई ना कोई सजेशन मिलेंगे। बिल्कुल सीधा अगर हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कि मोहम्मद शमी, जो कि माने जाते हैं कि आप ही की तरह पहला 10 ओवर में बॉल डालेंगे और आखिरी 10 ओवर में बॉल डालेंगे, क्या मोहम्मद शमी नई बॉल से अब आजकल उतने ही इफेक्टिव हो रहे हैं? क्या क्यों ये वजह हो रही है कि बार बार भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो काफी अच्छी हो रही है दूसरी टीमों की? इसका मतलब ये है कि हमारे गेंदबाज स्टार्टिंग में विकेट नहीं ले पा रहे। नहीं, बिल्कुल, देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि शुरू में, अभी जो फॉर्मेट में जैसे 2 नई गेंद हैं, 5 फील्डर है, शुरू में विकेट लेना बहुत जरूरी है। हर बार ये नहीं होगा। पर शमी क्यों नहीं कर पा रहा है? नहीं, मैं उस पे भी मैं आ रहा हूँ कि जैसे शामी ने बीच में बड़ा अच्छा किया था, नई बॉल से विकेट्स ली थी, हर बार वो नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं कि अगर शामी 5 मैच खेलते हैं और उसमें से अगर वो 2 या 3 बार भी ऐसा कर देते हैं कि ऊपर से 1 विकेट लेते हैं, अगर 2 विकेट ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 1 विकेट, क्योंकि दूसरी टीम पे बड़ा दबाव पड़ता है, अगर 15 रन पे 2 विकेट हो या 20 रन पे 2 विकेट गिरे हों, तो उनके पास 30-35 ओवर तक टीम ऐसे नहीं खेल सकती कि वो मारते रहें। बड़ा कम होगा ऐसे अनटिल की टीम चेज कर रही हो 350। जब भी अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, आप 1 या 2 विकेट ले लें, तो मानसिक दबाव जरूर पड़ता है सामने वाली टीम पे, वो बड़ा जरूरी। तो विकेट लेना बहुत जरूरी रहेगा। और मोहम्मद शामी ने, आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। अभी अगर आप देखें पिछले मैच में उन्होंने यूनुस खान को जिस तरीके से आउट किया, उससे बड़ा फर्क पड़ा। उसके बाद बीच में उमेश यादव ने 2 विकेट लिए। तो आपको कहीं ना कहीं इन गेंदबाजों को टाइम जरूर देना पड़ेगा, समय जरूर देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि कोई 25 वनडे खेला, 20 वनडे खेला है, क्योंकि अगर आप देखें
तो भारत ने पिछले 2 साल में 2.5 साल में कोई 20 से 25 तेज गेंदबाज खिला दिए, जो कि आपको दर्शाता है कि कोई भी अभी तक सेटल नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, धोनी ये बात कहते भी हैं कि जितनी तेजी से तेज गेंदबाज आते हैं उससे दुगनी तेज रफ्तार से वो वापस भी चले जाते हैं। बिल्कुल, और इसमें देखिए आप महेंद्र सिंह धोनी की कोई गलती नहीं है। बड़े लोग बोलते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी डिफेंसिव हो जाते हैं कभी कभार। अगर आपके गेंदबाज ओवर में 2 या 3 चौके खा रहे हैं तो उनके हाथ वो 3 स्लिप लगा के नहीं रख सकते। अल्टीमेटली बॉलिंग जो है, गेंदबाजी जो है वो गेंदबाजों को ही करनी है, महेंद्र सिंह धोनी उनकी जगह नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी का सबसे बड़ा वेपन जो है मोहम्मद शमी। एक नजर देख लेते हैं मोहम्मद शमी पर। पहला विश्व कप खेल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही मैच में अपना दम दिखा दिया। शमी ने 9 ओवर में सिर्फ 35 रन देकर 4 विकेट लिए। शमी ने यूनुस खान, मिसबाउल हक, शाहिद अफरीदी और वहाब रियाज के अहम विकेट लिए। 41 वनडे खेल चुके शमी के करियर का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उम्मीद है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी वो इसी प्रदर्शन को दोहराएंगे। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की ताकत, नई गेंद से स्विंग गेंदबाजी, पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग, आखिरी ओवर्स में यॉर्कर। इसी ताकत के दम पर शमी ने 41 वनडे में 74 विकेट निकाले हैं। विश्व कप 2015 में ईशांत को चोट लगने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी शमी पर ही है, लेकिन उनके पास ईशांत जैसा अनुभव नहीं है। मोहम्मद शमी की कमजोरी, कभी कभी लाइन लेंथ से भटक जाते हैं। आशीष, आप किस तरीके से देख रहे हैं शमी की स्ट्रेंथ, आपको क्या लगती है, और एक कमजोरी जिस पर काम करना चाहिए शमी को? देखिए, कमजोरी निकालना तो किसी के लिए भी बड़ा आसान काम है। ये तो मैं भी इतने साल खेला हूं, मैंने देखा है किसी के लिए भी खराब बात बोलना है, कमजोरी निकालना बड़ा आसान बात है। जैसे पर उनकी जो स्ट्रेंथ है, मैं मानता हूं कि वो अगर फिट है, अच्छे रिदम में जैसे भी बॉलिंग करी है, वो अपनी पेस रखते हैं 135 प्लस, जो कि जरूरी, और उनकी अच्छी लाइन और लेंथ है जो कि सबसे जरूरी है चीज। मेरा अभी भी ये मानना है कि 5 फील्डर सर्कल के अंदर है तो बड़े गेंदबाज को बिल्कुल ये चीज दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ये चीज जरूर 5 फील्डर सर्कल के अंदर है, ये चीज बड़ी आती है पिक्चर में जब लास्ट के 10 ओवर हो। मेरे को अच्छी तरह याद है, एक बार मेरे को किसी ने बोला था कि अब तो सिर्फ पावर प्ले में आप बॉलिंग करते हो, पहले भी, बीच में भी, बाद में भी, अब सिर्फ 5 फील्डर अंदर रख सकते हो आप, 4 फील्डर बाहर रहेंगे, सिर्फ 5। तो मैंने उनको ये उत्तर दिया था कि मैंने कहा ये अपना अपना देखने का नज़रिया है कि आप ये देखें, क्योंकि मैं पहले भी जब भी बॉलिंग करता था पहले 5 ओवर डालता था, फिर बीच में जो पावर प्ले का रूल था 2 ओवर, मेरे को याद है कुछ सीरीज ऐसी थी कि 45 से 50 ओवर में डालता था और 3 फील्डर बाहर होते थे, क्योंकि उस टाइम आप बैटिंग पावर प्ले कभी भी ले सकते थे। तो ये आप देखने का नजरिया, मैंने उनको ये जवाब दिया था कि मैं तो इस तरीके से देख रहा हूँ कि मुझे 1 फील्डर एक्स्ट्रा बाहर मिल गया है, रादर देन आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 4 ही बाहर है। 4 ही बाहर है। वैसे एक सवाल मेरा और ये भी है यहाँ पर कि देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा था कि ईशांत शर्मा जो है ना वो लीड करेंगे तेज गेंदबाजों को, लेकिन अब ईशांत शर्मा है नहीं, ऐसे में मोहम्मद शमी क्या यहाँ पर? ईशांत शर्मा देखिए, आप ये जरूर कह रहे हैं कि वो लीड करेंगे क्योंकि वो इतने साल से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस। वही मैं कह रही थी कि मोहम्मद शमी पर अब कहीं ना कहीं दबाव होगा। बिल्कुल होगा जरूर, और हर आदमी का अपना सोचने का नजरिया है। आप या उसे दबाव लीजिए या मोहम्मद शमी को ये सोचना चाहिए कि अब मेरे को और ज्यादा करना है टीम के लिए, कभी कहीं ना कहीं और आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं उसके लिए। और ईशांत शर्मा पे अगर मैं वापस आऊं तो देखिए, 6 महीने पहले तक ईशांत शर्मा हमारी वनडे की टीम में भी नहीं थे, ना उमेश यादव थे। तो इसमें सिर्फ बॉलिंग अटैक में ये मैं जरूर कहूंगा कि उमेश यादव, ईशांत शर्मा जो वनडे टीम के पार्ट थे, वो 3 या 4 महीने पहले वेस्ट इंडीज या श्रीलंका की टीम तक MS धोनी और सेलेक्टर्स को भी नहीं पता था हमारे 4 या 5 गेंदबाज कौन होंगे। बिल्कुल, वो थोड़ी सी चीज हम लैक करते हैं, क्योंकि जब भी वर्ल्ड कप खेले हैं तो पिछले 2 साल तक मैं या जहीर खान या श्रीनाथ, हम 2003 वर्ल्ड कप में थे, अजीत अगरकर, तो हम 2 साल तक हम ही खेल रहे थे। जैसे मैंने बोला कि पिछले 2 साल में हमने 20 या 25 फास्ट बॉलर खिला दिए, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है, आसान नहीं है किसी भी सिलेक्टर के लिए या किसी भी कप्तान के लिए, बट बड़ी मुश्किल चीज है। और ऐसा ही इस वर्ल्ड कप में 2011 में हुआ कि वही आशीष नेहरा, जहीर खान और मुनफ पटेल और परवीन कुमार और श्रीशांत, वही 4-5 गेंदबाज 1-1.5 साल से वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। बिल्कुल, मतलब आखिरी वक्त तक कुछ तय नहीं हो पाता है। और ऐसे में अगला गेंदबाज टीम इंडिया का जिस पर बहुत बड़ा दारोमदार है वो उमेश यादव है। उमेश यादव कहीं ना कहीं अपनी रफ्तार की वजह से खासी एडवांटेज एक उमेश यादव को मिलती है। एक रिपोर्ट उमेश यादव पर पहले देख लेते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। उमेश को पाकिस्तान के खिलाफ विकेट तो मिले, लेकिन वो थोड़े महंगे साबित हुए। उमेश ने 10 ओवर में 1 मेडन के साथ 50 रन देकर 2 विकेट लिए। उमेश ने ओपनर अहमद शहजाद को आउट किया और साथ ही शोएब मकसूद का विकेट लेकर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के खिलाफ उमेश ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली और यही है उमेश की गेंदबाजी की ताकत। 41 वनडे में 51 विकेट लेने वाले उमेश तेज गेंद डालने में माहिर हैं। उमेश यादव तेज गेंदें फेंकने की ताकत रखते हैं।
लेकिन अगर पिटाई हो गई तो नियंत्रण खो सा जाता है, लेंथ की समस्या आ जाती है। या तो उनकी गेंदें फुल लेंथ की होती हैं या ज्यादा शॉर्ट हो जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस कमजोरी से बचना होगा। तो रफ्तार धार देती है उमेश की गेंदबाजी को? बिल्कुल, पर पहले तो मैं ये कहूंगा, अभी मैंने देखा जैसे लिखा था कि पिटाई होने पर नियंत्रण खो देते हैं। वो खाली उमेश यादव नहीं, मैंने बड़े बड़े गेंदबाज देखे हैं कि अगर आप 2 ओवर में 30 रन दें तो बड़े बड़े गेंदबाज नियंत्रण खो देते हैं। और अगर वही बल्लेबाजी पे भी बात लागू होती है कि अगर गेंद स्विंग हो रहा है या बाउंस है तो बड़े बड़े बैट्समैन भी परेशान होते हैं। तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर उमेश यादव, मेरा ये मानना है कि टीम इंडिया में जितने भी गेंदबाज खेले हैं पिछले 2 साल में, मेरी नज़र में जितनी गेंदबाजी मैं समझता हूँ, उमेश यादव सबसे ज़्यादा टैलेंटेड गेंदबाज है। ये जरूर है कि उन्होंने उतने अभी तक रिजल्ट नहीं दिए हैं, परिणाम नहीं दिए हैं, बट इन्होंने जितने भी अभी ये पीछे डे बाय डे ये बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बॉलर जरूर रहे हैं कि इनके पास वो विकेट टेकिंग डिलीवरी है कि जो एकदम से किसी भी बल्लेबाज को सरप्राइज कर सकती है। पर एट द सेम टाइम ये कभी कभार की 2 या 1 इनकी जो रेपुटेशन है कि 2 या 1 खराब गेंदे डालते हैं जिनसे चौके पड़ते हैं, वो जरूर है। पर मैं उमेश यादव को ऐसे आंकता हूँ कि ये हमारे विकेट टेकिंग बॉलर हैं कि ये अगर 10-15 रन ज़्यादा भी दे दें और हमें 2 विकेट फालतू लेके दें, उसका जो मैच पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा रादर देन कि ये 10 ओवर में सिर्फ 35 रन दें और कोई विकेट ना ले। ये जरूर है कि ये रोज 3 या 4 विकेट आपको लेके नहीं देंगे, पर अगर अगेन वही बात कि अगर ये 5 में से 2 बार भी ऐसा करते हैं तो वो 2 मैच में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो काम की है टीम। मतलब ये उमेश यादव इंडिया के मिचेल जॉनसन हो सकते हैं, इंपैक्ट बॉलर। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं और हुए भी हैं। अगेन कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं उतना, पर जरूर होंगे इस वर्ल्ड कप में, आशा करता हूं। आइए जरा दिखाते हैं आपको किस तरीके से एक मौके के इंतजार में टीम इंडिया फिलहाल है। ये देखिए आप जरा किस तरीके से टीम इंडिया को इंतजार एक मौके का है, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। दरअसल जिस मौके का हम जिक्र कर रहे हैं, याद होगा आपको कि पाकिस्तान के खिलाफ जब टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में मुकाबला होना था तो एक एडवर्टाइजमेंट जिसे लेकर खूब चर्चे थे, किस तरीके से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंतजार करें कि कब उन्हें मौका मिलेगा और भारत के खिलाफ जीत दर्ज करके वो पटाखे चलाएंगे। अब इसी तरीके के एक मौके का इंतजार दरअसल टीम इंडिया को भी है, क्योंकि रिकॉर्ड ये भी कहता है कि वर्ल्ड कप में कभी भी दक्षिण अफ्रीका पर हमने जीत दर्ज नहीं की है। आशीष, इस बार मौका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि इस बार जीतेंगे। दक्षिण अफ्रीका सबको पता है कि बड़ी अनलकी टीम रही है आईसीसी। आप आईसीसी के इवेंट्स में दक्षिण अफ्रीका जीती नहीं है, पर सबको पता है जो दूसरी टीमें उनके अगेंस्ट खेलती है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया की, दक्षिण अफ्रीका कितनी मजबूत टीम है। चाहे वो सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स हो या ग्राउंड हो, या वो ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो, वो अगर आप देखें तो इकलौती ऐसी टीम है जिसने भारत को आके टेस्ट मैच और वनडे दोनों भी हराए हुए हैं। तो काफी मुश्किल टीम रहेगी और इस बार उम्मीद करता हूं कि हम जरूर जीतेंगे। नहीं तो कैसे उम्मीद करते हैं आपकी फिर जीतेंगे? नहीं, जिस तरीके की क्रिकेट हम पिछले मैच में खेले, अगर उस तरीके की क्रिकेट हम खेलेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। हाँ, दक्षिण अफ्रीका का ये है कि उनकी जो फील्डिंग है वो बड़ी बेहतरीन है और अभी एकदम सेटल टीम है। पर अगर आप वनडे क्रिकेट की बात करें तो हमारी भी जिस तरीके की टीम है और स्पेशली जैसी हमारी बल्लेबाजी अगर कर रही है, जितनी डीप हम बैटिंग करते हैं कि नंबर 8 पे अगर अश्विन खेल रहे हैं, तो अगर सब जैसा हमारे पास टैलेंट है उस तरीके का प्रदर्शन करेंगे तो हम जरूर जीत सकते हैं। मुकाबला बहुत मुश्किल रहेगा। तो आशीष कह रहे हैं कि मौका इस बार मिलेगा। वैसे कितनी बेसब्री से जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं वो मौके का इंतजार कर रहे हैं, जरा ये देख लीजिए आप पहले। रुकना यार, खोलना डोर, रुकना यार। वर्ल्ड कप में हम साउथ अफ्रीका से 3 बार भिड़े हैं, अब तक जीते नहीं। इस बार हम मौके पे चौका मारेंगे। जी, तो मौके पे चौका लगेगा, उम्मीद कर रहे हैं। 2011 में आप थे, आप वो मैच खेल रहे थे और आखिरी ओवर तक वो मैच गया था जब वो एक मौका हमारे हाथ से निकल गया था। इस बार फिर आपको ऐसा आपने कहा कि हम जरूर जीत सकते हैं, क्यों आपको ऐसा लगा कि जीत सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका से जब भी हमारा मुकाबला हुआ है तो कोई एक तरफा मुकाबला हुआ है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या पिछले वर्ल्ड कप से पहले जब हम वनडे खेलने गए थे। सबको पता है कि बड़े मुश्किल दौरा रहता है वो, पर हम उनसे 5 वनडे में हम 3-2 करके आए थे। 4 वनडे के बाद हमारा मुकाबला 2-2 बराबरी पे था, तो हमारी टीम बड़ा अच्छा खेल रही थी। अभी भी उसी तरह दक्षिण अफ्रीका की टीम काफ़ी अच्छी है, पर एट द सेम टाइम आप भारतीय टीम को कम नहीं आ सकते हैं, तो हम जरूर जीत सकते हैं। लास्ट टाइम मेरे को अच्छी तरह याद है मुझे कि वो आखिरी ओवर मैंने डाला था, जो कि बहुत सारे लोग, बिल्कुल जब मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने आखिरी ओवर अच्छा कर दिया या आपने लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए चौका मार दिया, तो लोग जो 99 ओवर में जो हुआ है उसे भूल जाते हैं और जो 21 लोग जो खेल रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को भूल जाते हैं, अच्छे या खराब। वो एक लम्हा सबको याद रहता है। तो वो मेरे लाइफ में एक ऐसा मोमेंट है कि सबको याद है कि वो आखिरी ओवर मैंने डाला था।
उसके अलावा भी मैं भारत के लिए, मुझे लगता है कि मैं ऐसा बॉलर हूं जिसने सबसे ज्यादा आखिरी ओवर डाले होंगे, 5, 6, 7 बार, जो 1-2 बार हम हारे भी हैं, ज्यादा बार जीते भी हैं, पर सबको वो इंपॉर्टेंट मुकाबला था, वर्ल्ड कप का मुकाबला था, सबको याद है। बिल्कुल, डेथ ओवर्स में बॉलिंग की भी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जरा दर्शकों को दिखाते हैं हम। आप तो बहुत यहाँ पर उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार पक्का मौके पर चौका लगेगा, लेकिन जरा ये देख लीजिए आप, टीम इंडिया के ये गेंदबाज जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन किसके पास कितना अनुभव, ये दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। मोहम्मद शमी कुल 41 मैच इन्होंने खेला है, उमेश यादव 41 मैचेस का इनका भी अनुभव, मोहित शर्मा सिर्फ 13 मैचेस खेले हुए हैं, धवल कुलकर्णी आप देख रहे हैं महज 4 मैच खेले हुए हैं, भुवनेश्वर कुमार 44, मतलब इनमें से किसी ने 50 वनडे भी नहीं खेल रखे हैं। देखिए, मैं पहले ये जरूर कहूंगा कि जो नंबर ऑफ मैचेस हैं इससे हमेशा फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप देखें डेल स्टेन, वो कितने बड़े गेंदबाज हैं दुनिया, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से शायद उनके 100 वनडे भी नहीं हुए, क्योंकि वो लोग टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। तो ऐसे ही आप नंबर्स पे मत जाइए कि जैसे मैंने पहले बोला, हर बार लाइफ में कोई ना कोई चीज पहली बार होती है, तो ये सब लोग पहली बार खेल रहे हैं। हम भी 2003 में पहली बार खेले थे, मैं भी, जहीर खान, हरभजन सिंह, फिर भी हम फाइनल तक पहुंचे थे। और जो लोग पहले वर्ल्ड कप खेल चुके थे, श्रीनाथ, कुंबले, अनिल कुंबले उससे पहले 96, 99 का वर्ल्ड कप खेल चुके थे, पर भज्जी ने ज्यादा मैच खेले, सौरव गांगुली ने उनको बाहर बैठाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ज्यादा मैच खेलें तो आप अच्छा, बिल्कुल आपको अगर एक्सपीरियंस, लेकिन ये बात दिक्कत की नहीं है कि यहाँ तो गेंदबाजों को लेकर किसी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं जिसको कहा जा सके कि हाँ ये अनुभवी है ना, तो एक बैलेंस है गेंदबाजों में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको MS धोनी ने सबको अपने अपने रोल दिए हैं कि जैसे सब आपने बोला पहले कि शामी अहमद शुरू में और आखिरी में गेंदबाजी कर रहे हैं, या अभी आपके पास रविंद्र जडेजा और अश्विन है जो बिल्कुल दोनों प्योर गेंदबाज हैं। तो आपके पास 5 गेंदबाज हैं। पिछली बार हमको याद है कि हमारा 5वां गेंदबाज युवराज सिंह था वर्ल्ड कप में, और वो भी एक इंडियन विकेट पे। अब इंडिया में मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अगर ऑप्शन हमारे पास उतनी थी लिमिटेड कि अगर युवराज सिंह जैसा गेंदबाज आपका छठा गेंदबाज हो तो हमेशा अच्छा है। यहाँ पे आपके पास 5 गेंदबाज पूरे हैं, स्पेशलाइज्ड। उसके बाद आपके पास सुरेश रायना है, रोहित शर्मा, जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेंगे। मुश्किल है, दोनों तरफ से सफेद गेंदे हैं, स्पिनर्स के लिए बहुत, फास्ट बॉलर से भी ज्यादा मुश्किल हो गया, जो टाइम पास बॉलर है उनके लिए आसान नहीं रहेगा। बिल्कुल। पर जितनी बॉलिंग मैं देख रहा हूं, मैं ये जरूर कहूंगा हर गेंदबाज के लिए मुश्किल है। बिल्कुल, तेज गेंदबाजों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। आइए जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मोहित शर्मा को लेकर भी युवा गेंदबाज टीम इंडिया में कप्तान ने भरोसा जताया है। अभी तक किस तरीके का प्रदर्शन मोहित शर्मा का रहा है, जरा ये देखिए आप। पाकिस्तान के खिलाफ मोहित तब गेंदबाजी करने उतरे जब उमेश यादव की धुनाई हो रही थी। ऐसे में कप्तान धोनी मोहित को लाए। मोहित ने वही किया जो उस वक्त टीम की मांग थी, यानी पाकिस्तान के रन रेट को रोक दिया। मोहित ने इस मैच में 9 ओवर किए, 35 रन देकर 2 विकेट लिए। मोहित की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गेंदों की लाइन और लेंथ। आखिरी ओवरों में उनकी गेंदबाजी में काफी वेरिएशन होते हैं। मोहित का अंतर्राष्ट्रीय करियर काफी छोटा है, सिर्फ 13 मैचेस का अनुभव उनके पास है। उनकी गेंदें ज्यादा तेज नहीं होती। मुश्किल होता होगा ना किसी गेंदबाज के लिए कि वो विकेट लेने के मुंह में ना फंसे और लाइन लेंथ मेंटेन करे, वो करके दिखाया मोहित ने। नहीं, बिल्कुल। और मोहित देखिए, इस गेंदबाजी में ये जो अटैक है इसमें तीसरे गेंदबाज के रूप में बिल्कुल फिट होते हैं। जैसे आप देखिए, आपको तीनों के तीनों गेंदबाज अटैकिंग बॉलर नहीं चाहिए। जैसे पिछले वर्ल्ड कप में हमारे पास मुनफ पटेल थे, या अगर आप बड़े बड़े बॉलिंग अटैक भी लें कि आपके पास पाकिस्तान 92 में जीती तो अगर आपके वसीम अकरम है, वकार तो एक आकिब जावेद थे, तो उस तरीके का रोल आपको प्ले करना पड़ता है, जिसके लिए मैं सोचता हूँ मोहित बहुत ही अच्छे हैं। और इनके पास बड़ा अच्छा धीरे गेंद डालते हैं, बहुत अच्छा स्लोअर वन है, जो कि डेथ ओवर्स में भी MS धोनी को काफ़ी फायदा पहुंचा सकता है। कि आप ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि शामी अहमद और उमेश यादव ही डालेंगे डेथ ओवर में, कि मोहित ने अगर 14 मैच खेले और उन्होंने 40 खेले। मोहित को मैं देखता हूं क्योंकि मैं इनके साथ खेलता हूं चेन्नई सुपर किंग में डे इन डे आउट, और ये अभी डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं और एक्सपीरियंस आता जाएगा। मैं फिर वही बात बोलना चाहूंगा कि अभी हमारे पास 3-4 मैच हैं लीग फेज में, तो ये 3-4 मैच बहुत जरूरी हैं बेस बनाने के लिए, क्वार्टर फाइनल तक जाने के लिए हमारे को। अभी ये 5 गेंदबाज हैं और छठे हमारे पास भुवनेश्वर कुमार है, जो इंजरी से के कारण अंदर बाहर रहे हैं और उनको चोट लगी हुई है। पर हमारे पास ये 5-6 गेंदबाज हैं, अगर ये सब अपने अपने जितना उनके पास टैलेंट है उस हिसाब से गेंदबाजी करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम दे सकते हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि मोहित शर्मा मिडिल ओवर्स में बहुत ज्यादा रोल निभाएंगे या डेथ ओवर्स की तरफ निभाएंगे? नहीं, वो तो देखिए समय ही बताएगा, क्योंकि मोहित शर्मा अगर वन चेंज बॉलर हैं तो उनको बीच में 4-5 ओवर MS धोनी जरूर चाहेंगे कि वो करें। उस टाइम अगर वो आपके लिए 1 विकेट ले सकते हैं, 2 विकेट ले सकते हैं, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। पर बाद के जो लास्ट के जो 5-6 ओवर है, मैं जरूर ये कहूंगा कि MS धोनी के पास अभी मोहित शर्मा के रहते हुए एक और ऑप्शन खुल गई है। कि कभी कभार आपके ऐसे गेंदबाज होते हैं कि नहीं, कि MS धोनी सोचते हैं कि भुवनेश्वर कुमार अगर खेल रहे हैं तो इनसे मैं बाद के 8 या 10 ओवर में गेंदबाजी नहीं कराऊंगा, तो आपके पास बड़े सीमित रह गए कि ये शामी अहमद है और ये आपके पास उमेश यादव है। मोहित के रहते ये जरूर है कि उनसे भी करा सकते हैं। बैट्समैन यूज टू नहीं होता सेम गेंदबाज का, तो आप लास्ट 6-7 ओवर
3 डिफरेंट गेंदबाजों से करा सकते हैं। तो ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपको मोहित के रहते हुए वो उनके पास बड़ा अच्छा स्लोअर वन है, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। बिल्कुल। तो तेज गेंदबाजों के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन अगर फिरकी गेंदबाजों के बारे में बात की जाए आशीष, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप अश्विन, जडेजा दोनों को? नहीं देखिए, अश्विन पिछला वर्ल्ड कप भी खेले हैं, उतना ज़्यादा उनको मौका नहीं मिला खेलने को क्योंकि हरभजन भी थे, पर आर अश्विन ने काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया पिछले जो वनडेज वो जब भी खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया में आसान नहीं रहेगा, जो तेज गेंदबाज हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जरूर देना पड़ेगा अश्विन को, कि अगर उनको ऊपर से 1 या 2 विकेट मिल जाए और फिर वो गेंदबाजी करें तो हमेशा स्पिनर को फ़ायदा मिलता है। जैसे कि लास्ट मैच जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था, 1 ही विकेट गिरा था, पर जिस तरीके से अश्विन ने शुरुआत करी 3 या 4, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 3 मेडन ओवर डाले, पर जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी करी वो बहुत काबिल तारीफ है। टेस्ट क्रिकेट में बड़े सारे लोग थे जो बोल रहे थे कि आर अश्विन अच्छा नहीं कर रहे हैं, इंडिया से बाहर किसी भी स्पिनर्स के लिए अच्छा नहीं है। इवन हरभजन सिंह हो या अनिल कुंबले, उनको भी 10-20 टेस्ट मैच लग गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में सेटल होने में, कि अगर आप टॉस जीत के आप टॉस हार गए और आपकी पहले गेंदबाजी आ गई ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड में, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पहले दिन 3 या 4 आउट कर दें। नहीं, लेकिन अगर अश्विन और जडेजा का कंपैरिजन यहाँ पर किया जाए तो देखिए, जडेजा जो है उन्होंने अश्विन के मुकाबले में ज्यादा वनडे मैचेस खेले हैं, लेकिन जडेजा रन ज्यादा लुटा रहे हैं, विकेट वो जरूर ले पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी अलग तरीके का होता है। जो रविंद्र जडेजा है वो ऑलराउंडर टाइप, पहले वो हैं जो गेंदबाजी उनकी पहले है, फिर बल्लेबाजी आती है जरूर, पर आर अश्विन आपके प्योर ऑफ स्पिनर हैं। तो रविंद्र जडेजा जिस तरीके के फील्डर भी हैं, तो वो सब रविंद्र जडेजा आपके पास एक पूरा पैकेज है, पर वो 5वें बॉलर के रूप में बहुत अच्छे बॉलर हैं। कि जैसे मैंने बोला, पिछली बार हमारे पास युवराज सिंह थे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, पर अगर आपके पास एज ए कप्तान युवराज सिंह 5वीं की जगह 6ठे गेंदबाज हो तो और अच्छा हो जाता है। इधर रविंद्र जडेजा आपके पास 5वें गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया, जिस तरीके वो पकड़ के गेंदबाजी करते हैं वो जरूर सक्सेसफुल रहेंगे। मैं सोचता हूँ आसान नहीं होगा उनके लिए, पर उनके साथ जो कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, जो मैं समझता हूं उनको सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जो उनके साथ चेन्नई सुपर किंग में भी खेल रहे हैं जी। रविंद्र जडेजा एक ऐसे प्लेयर हैं जो अगर MS धोनी कैप्टन है तो वो एक डिफरेंट तरीके के प्लेयर हैं, और अगर कोई और कैप्टन है तो वो डिफरेंट तरीके के प्लेयर हैं। उनके कैरियर में बड़ा अच्छी चीज़ है कि वो जब सीख रहे थे और नए थे तो उनको MS जैसा कप्तान मिला, जिन्होंने उनको 3-4 साल अपने साथ रखा, भरोसा जताया। बिल्कुल भरोसा जताया। देखिए वो तो बहुत जरूरी है, कप्तान कोच का भरोसा आपके ऊपर हो। वो किसी भी बॉलर के लिए सही होता है कि अगर कप्तान आपको बैक करे अच्छी तरीके से। बिल्कुल, देखिए बैट्समैन का क्या है कि आप एक बार अंदर घुस गए तो आपने बल्लेबाजी करनी है, जरूर नंबर का जरूर फर्क पड़ता है कि आप 3 नंबर खेल रहे हैं, 4, 5, 6 खेल रहे हैं, पर गेंदबाज काफी कुछ कप्तान पे निर्भर करता है कि वो आपको क्या फील्ड देते हैं, आपका दिमाग समझते हैं कि नहीं। जितना मैं MS और रविंद्र जडेजा की इक्वेशन समझता हूं, वो दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छी तरह समझते हैं। MS धोनी को पता है कि पर क्या आप 2011 में अश्विन को स्टार्टिंग में पहले नए बॉल से बॉल डलवाया, बाद में एंड ओवर्स में भी डलवाया रविंद्र जडेजा से काफी हद तक महेंद्र सिंह धोनी ने, इस वर्ल्ड कप में क्या आप लगते हैं कि दोनों स्पिनर सिर्फ मिडिल ओवर्स में डालेंगे या आगे पीछे भी डाल सकते हैं? नहीं देखिए, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कौन सा ग्राउंड है, सामने वाली टीम कौन सी है। वो आप मतलब ऐसा क्रिकेट में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये अभी बॉलिंग करेगा या अभी बैटिंग करेगा या फील्डिंग, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पिचेस पे खेल रहे हैं इसलिए पूछा जा रहा है। नहीं बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए ज्यादातर तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आप पहले फास्ट बॉलर से ही बॉलिंग कराएंगे। आपके पास कभी हो सकता है कि कोई 2 लेफ्ट हैंडर खेल रहे हो, महेंद्र सिंह धोनी को लग रहा है कि वो दोनों अच्छा खेल रहे हैं, विकेट में थोड़ा टर्न हो रहा है, तो वो अश्विन को भी ला सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर मोर और लेस आप पहले देखेंगे कि तेज गेंदबाजी करेंगे, उसके बाद रविंद्र जडेजा और अश्विन आएंगे। तो वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबके अलग अलग रोल हैं, पर वो किस दिन, कौन सा ग्राउंड, कौन सी टीम, वो सब बड़ा जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये 5 गेंदबाज जिनकी हमने यहाँ पर बात की है, आपको लगता है कि दक्षिण अफ्रीका जो मजबूत बल्लेबाजी क्रम है दक्षिण अफ्रीका का, उसे भेद पाएंगे गेंदबाज? नहीं बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं भेद पाएंगे। आजकल 300 रन तो कोई भी टीम बना ही रही है। एक जो प्रेशर वाला मैच होता है, जैसे अब भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो काफी दबाव वाला मैच है। तो मैंने जितना मैच देखा कि जैसे भारत ने 300 रन बना दिए, एक समय पे ऐसा लग रहा था कि भारत 325 या 330 रन बना सकता है। पर मैं ये बोलता हूँ 300 रन भी बहुत है। उस दबाव वाले मैच में वो 300 रन 325-30 है, और अगर 325-30 बन गए तो 0.1% चांस है कि आप वो रन चेस करेंगे। और चलते चलते जीत का मंत्र आप क्या देंगे? नहीं देखिए, मंत्र देना तो बड़ा आसान बात है कि आप बोल दीजिए कि अच्छी गेंदबाजी करिए, अच्छा क्षेत्र रक्षण करिए, अच्छी बल्ले, आप जीत जाएंगे। वो सब बात की बातें हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जिस तरीके से टीम ने पिछले मैच में खेला, अगर वैसे प्रदर्शन करते रहे और आपके पास एक MS धोनी जैसे कैप्टन है, जो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जरूरी है कि वो भी रन बनाते रहे, तो उससे टीम का काफी फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, और जीत के मंत्र सुने आपने जो आशीष नेहरा ने टीम को दिया है। खास पेशकश विश्व विजेता देख रहे थे आप। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।